हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में हम लोग इमाइल दुर्खीम के सामाजिक एकता की अवधारणा पर चर्चा कर रहे थे। सामाजिक एकता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए दुर्खीम ने बताया कि समूह की एकता, उसकी सुदृढ़ता, उसी से समूह का विकास होता है। तो ये जो एकता होती है, सामूहिक एकता, यही सर्वोच्च शक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति इसी एकता का अंग है। समाज में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समान रूप से विचार करने पर और व्यवहार करने पर जो सामाजिक एकता प्रकट होती है, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के समान अनुभव करते हैं, समाज के सभी व्यक्तियों में आपस में चेतना पाई जाती है, सामूहिक चेतना पाई जाती है। व्यक्तिगत चेतना का कम महत्व होता है और सामूहिक चेतना का अधिक महत्व होता है और इसी वजह से समाज में व्यक्ति का स्वयं का स्थान द्वितीयक हो जाता है और समूह का या समाज का स्थान प्राथमिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यांत्रिक एकता पाई जाती है, क्योंकि ये समस्त विशेषताएं यांत्रिक समाज की विशेषताएं हैं, जहां दमनकारी कानून की प्रधानता होती है, सामूहिक चेतना का प्रभुत्व होता है, व्यक्ति का द्वितीयक स्थान होता है और अविभेदीकृत या भेदभाव रहित समाज होता है। ऐसे समाज में यांत्रिक एकता पाई जाती है। ये हमने कल पढ़ा था, कल की क्लास में। इसके बाद यांत्रिक समाज की अगली विशेषता पर विचार करते हैं। यांत्रिक समाज की अगली विशेषता है नैतिकता। जो भी समाज ऐसे होते हैं जिनमें यांत्रिक एकता पाई जाती है, तो वहां पे जो सामाजिक एकता है उसका आधार नैतिकता होती है। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सावयवी एकता वाले समाजों में नैतिकता नहीं होती। दोनों ही प्रकार के समाजों में समाज नैतिकता के धरातल पर ही खड़े होते हैं, लेकिन सावयवी समाजों में यांत्रिक समाजों की तुलना में नैतिकता कमजोर हो जाती है और यांत्रिक समाजों में नैतिकता के आधार पर ही समाज अपनी सुदृढ़ता और नियंत्रण व्यवस्था बना करके रखता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि यांत्रिक समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है नैतिकता। इसी प्रकार अगली विशेषता है सजातीयता। सजातीयता समझते हैं आप? समानता, समरूपता, एक जैसापन। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि यांत्रिक समाज छोटे समाज होते हैं। प्राचीन समाज यांत्रिक समाज होते थे, आदिम समाज यांत्रिक समाज होते थे। सरल समाज जिनको हम कहते हैं, आकार में छोटे और एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते समान रूप वाले। तो क्योंकि इनके समाजों की में जनसंख्या कम होती है, समाजों का आकार छोटा होता है, तो हर क्षेत्र में सजातीयता पाई जाती है। तो ऐसे समाजों में जनमत का बड़ा महत्व होता है और जनमत में भी एकरूपता पाई जाती है, जिससे समाज में सुदृढ़ता स्थापित हो जाती है। तो सजातीयता होने के कारण उस समाज में समानता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जब समानता की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह समाज यांत्रिक एकता अपने आप ही उत्पन्न कर लेता है। इसके बाद अगला जो लक्षण है यांत्रिक समाज का, वह है राजनीतिक जीवन। देखो, जितने भी न्याय या दंड या सामाजिक मामले हैं वो यांत्रिक समाज में सामूहिक रूप से निपटाए जाते हैं, समूह द्वारा, सामूहिक रूप से और समूह के द्वारा। यानी कि सारा समूह, सारा समाज, समुदाय मिलकर कानून बनाते हैं, उसे लागू करते हैं और उस कानून का उल्लंघन करने वाले को दंड देते हैं। क्योंकि पहले भी मैंने आपको विशेषताओं में बताया है कि समाज का कोई भी मामला व्यक्तिगत नहीं होता, सामूहिक होता है, इसलिए उसे
सभा में ही निपटाया जाता है, आम सभा में निपटाया जाता है। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक स्थिति है, जो सामाजिक और कानूनी तालमेल है, वह यांत्रिक समाज के अंतर्गत सामूहिक रूप से ही निर्धारित होता है। इसके पश्चात है आर्थिक संगठन। तो यांत्रिक समाज में अर्थव्यवस्था भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था होती है। कैसी होती है? भोजन की, वस्त्र की, आवास की पूर्ति हो जाए, बस इतना ही काफी होता है, जिसको हम कह सकते हैं संभरणात्मक आर्थिकी। तो जो सरल समाज होते हैं, यांत्रिक समाज होते हैं, उनमें आर्थिकी संभरणात्मक होती है, यानी पेट भरने लायक, बहुत ही अत्यंत अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने लायक। वहां पे विलासिता का कोई स्थान नहीं होता, इसलिए विशेषीकरण का अभाव भी पाया जाता है। और जो उत्पादन की प्रक्रिया होती है, उसमें परिवार और समुदाय के सभी लोग भाग लेते हैं। वर्गों का अभाव पाया जाता है और संपत्ति जो भी होती है वो सामूहिक होती है। तो इस प्रकार का जो आर्थिक संगठन होता है यांत्रिक समाज में, कि सभी की समान संपत्ति है, सभी का समान उस पर अधिकार है, सभी मिलकर के उस पर उत्पादन कर रहे हैं, सभी मिलकर के उसका उपभोग कर रहे हैं, और बड़ी कठिनाई से भरण पोषण हो रहा है, भोजन का या कपड़ों का या आवास का या अन्य किसी अनिवार्यता का। ऐसी जो स्थिति होती है वो यांत्रिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। फिर है धार्मिक संगठन। यांत्रिक समाज में धर्म की प्रधानता होती है और धर्म के प्रारंभिक स्वरूप में धर्म पाया जाता है, ये आप मान सकते हैं। और प्रकृति की पूजा होती है। प्रकृति में वे वृक्ष भी हो सकते हैं, नदियां भी हो सकती हैं, पहाड़ भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसी प्राकृतिक वस्तु हो सकती है, प्राकृतिक कहना चाहिए तथ्य हो सकते हैं। इन चीजों को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है और ये धार्मिक क्रियाओं के केंद्र बन जाते हैं। और ऐसे समाज में धर्म सामाजिक नियंत्रण का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होता है। तो ये कहा जा सकता है, दुर्कीम ने एक अवधारणा दी है धार्मिक संगठन को स्पष्ट करने के लिए। आपको अगली क्लास में उसे और विस्तार से मैं बताऊंगी, केवल एक संक्षेप में बता रही हूं कि धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप है ऐसे समाजों में, उसमें टोटमवाद पाया जाता है। टोटमवाद, टोटम क्या है? टोटम एक अवधारणा है, टोटम, जिसमें कि उसकी पूजा की जाती है। अब ऐसी जब स्थिति बनती है किसी समाज में कि वह धर्म को एक तरह से एक नाम, एक प्रतीक, एक चिन्ह से जोड़ देते हैं, तो दुर्कीम कहते हैं कि नाम के रूप में टोटम किसी भी गोत्र समूह से संबंधित एक वस्तु है। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया और फिर धर्म की उत्पत्ति को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में हर गोत्र का एक टोटम होता है और उस टोटम के नाम पर ही, उसके आधार पर ही गोत्र का नामकरण होता है। और एक ट्राइब का, एक जनजाति का दो गोत्रों का एक टोटम नहीं हो सकता। तो एक टोटम को मानने वाले एक प्रकार के संबंधी हो गए, परस्पर नातेदारी या रक्त के संबंधी नहीं होकर के वे टोटम के संबंधी हो गए, क्योंकि उनकी उत्पत्ति उस टोटम से है, तो वे परस्पर भाई बहन समझे जाते हैं और फिर उस जनजाति में उन लोगों में आपस में विवाह नहीं हो सकता। तो इस तरह दुर्कीम ने टोटम को स्पष्ट किया और उन्होंने बताया कि ऐसे समाज में पशु, पौधे, अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के बीच में एक पवित्र और अलौकिक संबंध स्थापित हो जाता है और वो सामाजिक जीवन को फिर नियंत्रित करता है। और इसी को इन्होंने टोटमवाद कहा, जिसके बारे में हम फिर आराम से बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यांत्रिक समाज में धर्म प्रारंभिक अवस्था में होता है और इसीलिए टोटमवाद की बात की जाती है। दुर्कीम ये भी कहते हैं कि जब ऐसे समाज की बात की जाती है तो ये माना जा सकता है कि जितने भी लोग इस समाज के सदस्य हैं,
क्योंकि उनकी परिस्थितियां एक जैसी हैं, क्योंकि उनकी भूमिकाएं समान हैं, क्योंकि उनके विचार समान है, विश्वास समान है, इसीलिए उनके सारी जीवन शैली समान होने के कारण नैतिकता, सजातीयता या राजनीतिक जीवन या आर्थिक जीवन या धार्मिक जीवन में समानता पाई जाती है। इसलिए उनके संबंध बहुत ही सरल, आमने सामने के, घनिष्ठ और प्राथमिक पाए जाते हैं। तो ये जो यांत्रिक समाज होता है उसमें यांत्रिक एकता अपने आप, यांत्रिक एकता है नहीं, मैकेनिकल जिसको कह सकते हो आप, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो एकता स्वयं ही पैदा हो जाती है। वो एक दूसरे के प्रति एकता का भाव यंत्रवत पैदा हो जाता है, इसलिए इसे यांत्रिक एकता कहा गया है। तो यांत्रिक समाज हमने आज पढ़ा, यांत्रिक एकता के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में हम सावयवी एकता के बारे में पढ़ेंगे और फिर सावयवी एकता और यांत्रिक एकता में भेद भी करेंगे, दोनों में अंतर भी समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक जो भी आपने पढ़ा उसे रिवाइज करिए, अच्छी तरह से सुनिए, समझिए और यदि कोई भी समस्या हो तो मुझसे संपर्क करिए। धन्यवाद।